नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। स्वागत है आपका हमारे दी करंट अफेयर शो में, जो कि आज से एवरी वीक चलने वाला है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो आपका आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब मैंने अनाउंसमेंट की कि हम भी द करंट अफेयर शो स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर, तो काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया वीकली क्या होगा, कम से कम डेली करंट अफेयर्स लेकर आइए। बिल्कुल ला सकता हूं फ्रेंड्स, 100-150 क्वेश्चन डेली मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूं, लेकिन उसका फायदा क्या यार, ना तो आप 100-150 क्वेश्चन डेली याद रख पाओगे और ना ही वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते। फ्रेंड्स, बात तो तब बनेगी अगर आप वही करंट अफेयर्स पढ़ो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे करंट अफेयर शो में हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, फालतू का कुछ भी हम कवर नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके लिए एक नई इमारत बनाई जा रही है, जिसमें टोटल 865 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। तो करंट इवेंट यह भी बन रहा है कि जो इस इमारत का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो हमारी टाटा प्रोजेक्ट, टाटा ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन को मिल गया है। यानी कि जो संसद कि नई इमारत बनेगी दिल्ली के अंदर, उसको अब टाटा कंपनी बनाएगी, यानी कि जो टाटा कंस्ट्रक्शन है उसके पास ये प्रोजेक्ट चला गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, खर्च देख रहे हो, टोटल 865 करोड़ रुपए की लागत से ये नई इमारत बनने वाली है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी फिलहाल की पार्लियामेंट है जो कि दिल्ली के अंदर है, लेकिन अब प्रोजेक्ट हुआ है कि नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी, जिसको बनाने में टोटल 21 मंथ यानी कि 21 महीने की डेडलाइन रखी गई है कि 21 महीने में नई संसद बनके तैयार हो जानी चाहिए। ये भी आपकी वहीं पर बनेगी, इसकी लोकेशन दिल्ली सीपी में ही रहेगी, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट हाउस प्लॉट नंबर 8 पर वो नई इमारत बनेगी। तो चलिए आपको थोड़ा उसका भी दिखा देता हूं। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये हमारी है फिलहाल की संसद, फिलहाल की पार्लियामेंट, जो कि ऐसे राउंड राउंड है। उसी के साइड में यानी कि एक मैप बनाया गया है, ब्लूप्रिंट बनाया गया कि उसी के साइड में ये ट्रायंगुलर नई संसद बनाई जाएगी, यानी कि नई बिल्डिंग बनाई जाएगी पार्लियामेंट की। ये अभी फिलहाल काल्पनिक है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखिएगा, वीडियो को चाहे 2 बार आपको देखनी पड़े। नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर फोस्फीन गैस मिली है, जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में सबसे अहम खोज माना जा रहा है। फ्रेंड्स, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को जो हमारा शुक्र ग्रह है यानी कि जिसे हम वीनस बोलते हैं, उसके ऊपर एक गैस होती है फोस्फीन गैस मिली है। और नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि जो जीवन की खोज है, ग्रहों के ऊपर जीवन की खोज चल रही थी, जैसे कि मार्स के ऊपर जीवन है या फिर नहीं है, ये खोज चल रही थी ना, तो इसी खोज के रेफरेंस में अगर देखें तो ये सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। उन्होंने ऐसे कयास लगाए हुए हैं कि वीनस के ऊपर इस गैस के होने की वजह से जीवन संभव है, क्योंकि जो ये फास्फीन गैस है, ये यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये फास्फीन एक ऐसी केमिकल गैस होती है जो कि ऑर्डरलेस, यानी कि इसमें से खुशबू भी नहीं आती और ये देख भी नहीं जा सकती। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर उठता है, जो ये फास्फीन गैस बनती है यानी कि जो ये प्रोड्यूस होती है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस वहीं पर हो सकता है जहां पर इंसान, पशु या फिर हमारा पर्यावरण हो, क्योंकि ये जो फास्फीन गैस है, जो एल्यूमिनियम एक केमिकल होता है, आपको पता है एलिमेंट होता है, एल्यूमिनियम या फिर जिंक अगर वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करता है तभी ये फास्फीन गैस बनती है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को शक है कि वहां पर पानी है या फिर कुछ ऐसी चीज है जिसकी रिएक्शन से ये फास्फीन गैस वीनस ग्रह के ऊपर बन रही है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे सबसे बड़ी खोज बताया है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है न्यूज में, आपने इसके ब्लॉग्स वगैरह पढ़े होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा वीनस ग्रह है, यानी कि जिसे हम हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी से दूसरा, पृथ्वी के सबसे नजदीक बुध ग्रह, मरकरी, उसके बाद हमारा वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह आता है, उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है यानी कि दूसरा ग्रह। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर भी है, जो वीनस है वो सबसे गर्म ग्रह होता है, यानी कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है और इसी को हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है, यानी कि ये देखा जा सकता है, यानी कि बिना चश्मे या फिर बिना टेलीस्कोप के ये पृथ्वी से सुबह को और रात में ये ग्रह देखा जा सकता है, नेक्ड आई से देखा जा सकता है।
तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड ये है, अब वैज्ञानिकों का कहना यह है कि इस ग्रह के ऊपर, वीनस के ऊपर एलियन होने की संभावना है, यहां पर एलियन हो सकते हैं। लेकिन यार मेरा मानना यह है, मेरा क्या साइंस का मानना यह भी है कि बहुत हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म जो प्लेनेट है वो हमारा वीनस ही है। और जो इसकी जो कंडीशन होती है वो इस प्रकार होती है कि अगर प्रेशर कुकर के अंदर कोई बैठ जाए ना, तो जो टेम्परेचर प्रेशर कुकर का रहता है वो इसी का है, क्योंकि बहुत ही नजदीक है। और जो वीनस ग्रह है ये सूरज का एक चक्कर 225 दिन में कंप्लीट करता है, पृथ्वी 365 दिन में कंप्लीट करती है। आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा दूं। ये देखिए हमारा मरकरी ग्रह, दूसरा ये वीनस है, सन है, इसके इतने नजदीक है, तो डेफिनेटली हॉटेस्ट तो होएगा, क्योंकि इसी के बाद हमारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर भी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है इन दिनों, और वीनस के ऊपर तो कितनी गर्मी होगी। तो चलिए जैसे ही खोज आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि फॉस्फीन गैस कौन से ग्रह के ऊपर पाई गई है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। एलियन होने की आशंका है, नासा के वैज्ञानिकों ने खोज की है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यार इतना बड़ा बड़ा जो ये इन्वेस्टमेंट है, देख के दिमाग घूम जाता है। 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो फिलहाल के टाइम में ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है सभी स्टूडेंट्स की कोरोना वायरस की वजह से। तो ऑनलाइन लर्निंग को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, और भी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए, और भी ज्यादा फेमस करने के लिए, और भी ज्यादा फैलाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा सके, केंद्र सरकार ने 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, यानी कि इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, जिसमें हमारी टीचर को ट्रेनिंग वगैरह देना, साथ ही फैकल्टीज बढ़ाना, और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करना, इस ऑनलाइन सिस्टम को और भी इजी बनाने के लिए ये इन्वेस्ट किया गया है। जो हमारे फिलहाल के एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि शिक्षा मंत्री, आपको पता होगा ये हमारे रमेश पोखरियाल निशांक, ये छोटा सा फोटो लगाया हुआ शायद आपको दिखा रहा होगा, रमेश पोखरियाल, नोट कर लीजिएगा, ये फिलहाल के एजुकेशन मिनिस्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री ने ये कदम उठाया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो ये याद रखना। टोटल 818 करोड़ का निवेश किया है। आज के बाद यार आप देख रहे होंगे ई लर्निंग और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। जो ऑफलाइन लर्निंग है वो नीचे जाते जा रहा है, और कोरोना वायरस की वजह से इसका जो स्कोप है ऑनलाइन स्टडी का, ई लर्निंग का, वो बढ़ते ही जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया होता जा रहा है ना मोदी जी की वजह से, उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की। फ्रेंड्स 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की कि वे जो बिहार के अंदर कोसी रेल महासेतु, एक पुल है जो बन के तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे बहुत ही जल्द और राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पुल है ये है क्या, देखिए जो ये एक पुल आप यहां पर देख रहे हो, यही है कोसी नदी के ऊपर बना, जिसका नाम है कोसी रेल महासेतु। 2003 में जो इसकी शुरुआत की गई, निर्माण कराने की जो इसकी शुरुआत की गई, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी योजना है। और ये पुल अब बन के तैयार हुआ है मोदी सरकार के अंडर। ठीक है दोस्तों, 1934 के आसपास ये पुल था, अंग्रेजों के जमाने का ये पुल है। उस टाइम पे ये क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि ये टूट गया था, कुछ ऐसा इसके साथ हो गया था, और उसी टाइम से पुल बंद था। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको दोबारा निर्माण करवाने की मुहिम चलाई, एक तरीके से नींव रखी, और अब जाके ये पुल तैयार हुआ है मोदी सरकार के अंडर। तो ये जो पुल है, इसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि लंबाई है, वो 1.9 किलोमीटर यानी कि 1900 मीटर लंबा ये पुल है। और जो पुल बनने में टोटल लागत आई है वो 516 करोड़ केंद्र सरकार ने इसमें लगाया है। तो फ्रेंड्स आजकल जो मोदी जी है वो बिहार के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन जो आ रहे हैं, तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है। कोसी नदी के ऊपर है, जब ये पुल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर ट्रेनों की आवाजाही स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भारत और नेपाल बॉर्डर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को 106वां
स्थान मिला है। सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स समझ लीजिए ये है क्या। देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये एक टर्म है, यानी कि काउंटेशन अगर हो रही है ये टर्म तब यूज की जाती है। इसके अंदर चीजें क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे देशों की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कंट्री की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी हेल्थ रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, स्वास्थ्य साथ ही शिक्षा या एजुकेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही अच्छी है, साथ ही शिक्षा स्थिति अच्छी है, तो डेफिनेटली जो हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसका स्कोर काफी ऊपर जाएगा। इसके अंदर जो टोटल कंट्रीज लिस्टेड हैं वो हमारी 174 देश यानी कि 174 देशों ने भाग लिया है। अगर काउंट होता है, कभी भी हर साल काउंट होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो टोटल 174 देशों में से स्कोर निकल के आता है, सभी को स्कोर दिया जाता है। ठीक है, कि कौन से देश की जो शिक्षा साथ ही और हमारी हेल्थ अच्छी है तो उसको डेफिनेटली ज्यादा स्कोर मिलता है। और जो ये जारी करता है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो लिस्ट जारी करता है वो हमारा वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू की जाती है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो 106वें स्थान पर भारत आ चुका है, क्योंकि जो लास्ट काउंटेशन हुई थी, जब लास्ट जारी की गई थी लिस्ट, उस टाइम पे जो भारत की स्थिति, भारत को जो स्कोर मिला था 2018 में वो 0.44, या लेकिन अब जब नई लिस्ट आई है 2019 की तो उसमें 0.49 पर स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है भारत। ठीक है, तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है इस बार भारत ने। ठीक है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के मामले में थोड़ा आगे बढ़ा है। तो ये होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो कि डिपेंड करता है किसी कंट्री की एजुकेशन की कंडीशन पर, साथ ही उसकी हेल्थ की कंडीशन पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समझ लेते हैं बैंकिंग रेगुलेशन बिल होता क्या है। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रहे हैं, अब तक वो इंडिपेंडेंटली यानी कि फ्रीली काम कर रहे थे, उनके ऊपर कोई भी निगरानी नहीं रखे हुआ था। लेकिन अब जो बैंकिंग रेगुलेशन बिल लोकसभा के द्वारा जारी किया गया, रेगुलेशन का मतलब होता है नए रूल्स, बैंकिंग के लिए नए रूल्स। इसके अकॉर्डिंग जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो सभी काम करेंगे हमारे आरबीआई की निगरानी में, यानी कि आरबीआई के अंडर में। उन सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई को अपनी रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने किया है, जारी किया है, यानी कि उनका कहना है जितने भी फाइनेंशियल डील्स होती है इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल रूल जारी किए जाते हैं वित्तीय से रिलेटेड, वो सभी हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो कि है निर्मला सीतारमण जी, इनके थ्रू पारित किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब जितने भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो सभी आरबीआई की निगरानी में काम करने वाले हैं, क्योंकि सीतारमण जी का कहना है कि सभी बैंक्स अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे थे, ग्राहकों के साथ उनकी सर्विसेज इतनी ठीक नहीं थी, तो उनकी सर्विसेज गवर्नेंस को सुधारने के लिए ये बिल पारित किया गया है। अब से सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आरबीआई नजर रखेगा, आरबीआई नजर बना के रखेगा। बैंकिंग रेगुलेशन बिल यही है जो कि लोकसभा के थ्रू जारी किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। ये देखिए, डोर स्टेप बैंकिंग। फ्रेंड्स, हाल ही में जो वित्तीय मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्विस शुरू की है जो कि है डोर स्टेप बैंकिंग सेवा, जो कि सभी ग्राहकों को दी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, नाम से देखिए डोर स्टेप, आपको पता चल रहा होगा। वैसे इसके अकॉर्डिंग अब से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड काम है वो आपके घर होंगे, बैंक आपके घर आएगा। इसका मतलब यह है, चाहे आपको कैश डिपॉजिट करना है, आपको कैश निकालना है, या फिर आपको चेक से रिलेटेड कोई भी काम हो, आपको फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी काम हो, या फिर आपको अकाउंट ओपन कराना है, किसी भी तरीके का बैंक से रिलेटेड काम अब आप घर बैठे ही कर सकते हो, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा डोर स्टेप बैंकिंग, यानी कि अब बैंक आपके घर तक आएगा आप करने के लिए, काम करने के लिए। हालांकि इसके लिए सभी ग्राहकों को छोटा मोटा जो सर्विस चार्ज है देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम रखा जाएगा। पहले जो सर्विस स्टार्ट की गई थी केवल वृद्धाएं यानी कि सीनियर सिटीजन्स और हमारे फिजिकल चैलेंज यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए की गई थी ये सर्विस शुरू। लेकिन अब ये सर्विस सभी के लिए, यानी कि सब हर एक कैटेगरी के लोग इस सर्विस का लाभ उठा पाएंगे, घर से ही बैंक का कोई भी काम कर पाएंगे। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा यही है जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डोर स्टेप बैंकिंग सेवा है क्या।
नेक्स्ट है, राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार उपसभापति चुना गया। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो नियुक्तियां यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट्स है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ गया है। देखिए फ्रेंड, जो हमारे हरिवंश नारायण सिंह है, इनको राज्यसभा के लगातार दूसरी बार उपसभापति के रूप में चुना गया है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही हमारे हरिवंश नारायण सिंह है, जो कि फिलहाल करंट के उपसभापति है राज्यसभा के। सब लोग याद रखते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है, लेकिन उपसभापति के ऊपर कोई कोई लोग ध्यान देता है और इसी से क्वेश्चन बनता है। वो सोचते क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि ये दूसरी बार नियुक्त किए गए उपसभापति। ठीक है, ये हमारे जो इनका जन्म हुआ था हरिवंश नारायण सिंह जी का, वो हमारे यूपी उत्तर प्रदेश बलिया से हुआ था। और साथ ही जो सांसद है, बिहार से सांसद है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है जनरल नॉलेज के अंदर कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, आपको पता होना चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इनकी उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वेंकैया नायडू, वो फिलहाल सभापति है हमारे राज्यसभा के। और अगर आपको पता है हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर कौन है फिलहाल, ओम बिरला, याद रखिएगा, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज करने के लिए 5 स्टार गांव योजना, ये याद रखिएगा, 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की गई है। फ्रेंड, जो हमारा डाक डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि जो डाक विभाग है, उसने एक योजना शुरू की है 5 स्टार गांव योजना। इसका मकसद यह है योजना की जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, उनको 100% कवरेज करने के लिए, उनको 100% सर्विस देने के लिए, उन तक 100% सभी प्रकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए ये एक 5 स्टार गांव योजना शुरू की गई है। अब देखिए, इसके अंदर कुछ योजनाएं हैं, जो ऐसे गांव हैं जो कि 5 योजनाओं के लिए एलिजिबल हैं, उनको 5 स्टार श्रेणी में दाखिल किया गया है। अब जो 5 स्टार गांव योजना है, ये एक 5 लोगों की टीम होगी जो कि गांव के पोस्ट ऑफिस के अंडर ही काम करेंगे। इन 5 लोगों की टीम का काम ये रहेगा कि ये गांव में घर घर जाके सभी को मैन टू मैन, फेस टू फेस प्रॉपर योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उनको योजनाओं के बारे में अवेयर करेंगे, 100% उनको कवरेज देंगे, साथ ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यानी कि उनको 100% सर्विस देने के लिए कोई भी ना छूटे। चाहे वो जो पोस्ट ऑफिस बैंक जो होता है, यानी कि आपको तो पता है पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर सकते हैं, ये तरीके का लोन वगैरह का सब कुछ फैसिलिटी जो कि बैंक की होती है, लगभग पोस्ट ऑफिस के अंदर होती है। ये सभी योजनाओं के बारे में बताने के लिए हर एक मैन को बताएंगे, हर एक आदमी को बताएंगे, यानी कि हर एक गांव के अंदर। तो 100% कवरेज देनी है। अब कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए योजना से या फिर इस सेवा से रिलेटेड, इसीलिए 5 स्टार गांव योजना शुरू की गई है, यानी कि ग्रामीण इलाके में कोई भी आदमी ना छूटे। नेक्स्ट है हमारा 16 सितंबर को विश्व भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, अब आ गया हमारा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जहां पर हम रह रहे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको बचाए रखने के लिए सूरज से हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है आपकी हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए, पर्यावरण के लिए हार्मफुल होती है। तो ओजोन जो लेयर होती है हमारे इन्वायरमेंट में, एक ओजोन लेयर होती है ऊपर, यानी कि लगभग 50 किलोमीटर के आसपास एक ओजोन लेयर होती है। मैंने आपको बताया था एक दिन ज्योग्राफी का जब लेक्चर लिया था। तो ये एक ओजोन परत होती है, यानी कि एक लेयर बनी होती है, ठीक है, पूरे पृथ्वी के चारों ओर कवर करे रहती है, यानी कि जहां पर इंसान रह रहा है उसके 50 किलोमीटर के दायरे में, 18 से 50 किलोमीटर के बीच में ऊपर अगर हम जाएंगे तो एक लेयर बनी होती है ओजोन। ये एक गैस होती है ओजोन गैस, O3, ठीक है। तो ये एक ऐसी गैस होती है जो कि हमें हर मतलब ऐसी केमिकल चीजों से बचाती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट से बचाती है, पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को बनाए रखने के लिए ये ओजोन लेयर हमारा साथ देती है, यानी कि सुरक्षित करती है, उससे बचाती है। इसलिए ये हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट माना जाती है ओजोन लेयर। तो इसीलिए वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। हाल ही में ओजोन लेयर डे कब मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक लगाया हुआ भी आप, या कि हरा भरा इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए ओजोन की जो लेयर है बादलों के ऊपर होती है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा
गुजरात के वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। फिर यार 200 करोड़, इतनी लागत, 200 करोड़, 800 करोड़, कोई करोड़ 2 करोड़ के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है वडनगर। ये आप देख सकते हैं, ये वडनगर का रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। तो घोषणा की गई है, अनाउंसमेंट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही कि गुजरात में 200 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि वडमेर नगर में एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा जो कि हमारी संस्कृति से रिलेटेड, साथ ही नृत्यांगनों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये रहने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं। देखिए, ये हमारा गुजरात का मैप है, सब लोग को पता होगा। गुजरात का ये जो है वडनगर, ये हमारा शहर है गुजरात का वडनगर। गुजरात यहां से ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, तो वडनगर एक शहर है, यहां पर ही बनाया जाएगा 200 करोड़ की लागत से एक विशाल म्यूजियम जो कि काफी अनोखा रहने वाला है। अब देखिए, ऐसे इस प्रकार का कुछ ये म्यूजियम रहेगा, बल्कि ये नहीं है, इस प्रकार का एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें सभी नृत्यांगना यानी कि भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, गुजरात की संस्कृति से रिलेटेड, उसमें सभी चीजें रहेंगी म्यूजियम में, जहां पर लोग देखने आते हैं, प्रॉपर टिकट वगैरह लगता है। तो ये रहने वाला है। आगे एक और म्यूजियम आएगा जो कि स्विट्जरलैंड में है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखेगा जरूर। तो ये गुजरात में बनने वाला है म्यूजियम हेरिटेज। नेक्स्ट है, आ गया लास्ट है शायद, ये स्विट्जरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड जो हमारा है, एक देश है, बहुत ही अच्छा देश है, हिल स्टेशन है काफी अच्छा, उसके अंदर एक म्यूजियम खोला गया, चॉकलेट म्यूजियम के नाम से जिसे जाना जाता है। 7 साल लग गए इस म्यूजियम को बनाने में, और इतना टाइम तो लगना ही था, क्योंकि यार इस म्यूजियम के अंदर सब कुछ चॉकलेट का है। चाहे वो आपके दरवाजे हो, चाहे वो आपकी खिड़कियां हो, चाहे वो आपकी दीवारें हो, सब कुछ इसके अंदर चॉकलेट का है यार। तो ये बड़ा अजीब है। इसके अंदर सबसे खास बात यह है, जिसका बहुत ही ज्यादा जिक्र चल रहा है आजकल द हिंदू में भी, कि इसके अंदर एक 30 फीट का फाउंटेन बनाया गया। फाउंटेन यानी कि एक झरना टाइप का बनाया हुआ है जो कि चॉकलेट का है। 30 फीट चॉकलेट फाउंटेन, इसकी हाइट है 30 फीट। ये आप देख रहे हैं, ये एक चॉकलेट फाउंटेन है जिसे देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं यार, दूर दूर से। तो इसका जो नाम है वो है लिंक्ड होम ऑफ चॉकलेट। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है लिंक्ड होम ऑफ चॉकलेट। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि लिंक्ड होम ऑफ चॉकलेट म्यूजियम कहां पर बनाया गया? स्विट्जरलैंड में बनाया गया। स्विट्जरलैंड का जो ये आप नक्शा देख रहे हैं, ये साइड में छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, साथ ही स्विट्जरलैंड का नक्शा, फ्लैग भी ये होता है रेड में ऐसे प्लस का मार्क, ये होता है स्विट्जरलैंड। और जो स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है, कैपिटल, वो बर्न होती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो यार ये तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि चॉकलेट का म्यूजियम, सब कुछ ही चॉकलेट का इसके अंदर। आपको कैसा लगा? ये है ना इंटरेस्टिंग? तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में बनाया गया ये, ठीक है, लिंक्ड होम ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का म्यूजियम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे सभी करंट इवेंट्स जो कि लास्ट वीक में निकले, सभी इंपोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, डेली 300-400 पता नहीं कितनी करंट इवेंट्स होते हैं, यानी कि कितनी घटनाएं घटती है। अब सभी तो एग्जाम में नहीं आएंगे, सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने एनालाइज किया चीजों को, मेहनत की, मेरा खुद का एक्सपीरियंस अप्लाई किया, तब जाके ये कुछ करंट इवेंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर क्वेश्चन यार मेरे हिसाब से तो मुश्किल बनेगा, बन सकता है एक दो, किसको पता है क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, लेकिन जो पूरी मेहनत है, मैंने खुद को झोंक दिया यार ये क्वेश्चन निकालने में, ये इवेंट्स निकालने में, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है रियली में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट। आई होप आपको मजा आया होगा। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यार अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को आज तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि एवरी वीक ऐसे करंट इवेंट्स तो आपके लिए आएंगे ही, साथ ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं, एग्जाम की स्ट्रेटजी वीडियो डेली लेकर आता हूं, और साथ ही आपके जो प्रीवियस के करंट इवेंट्स हुए हैं अब तक के, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट 12 मंथ्स, वो मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। एवरी वीक आपको एक ऐसा वीडियो मिला करेगा, और बीच बीच में जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैं आपके लिए काफी सारे करंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट लेके आ जाया करूंगा, और एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा। जैसे कि वीनस वाला, मुझे फोस्फीन गैस वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वीनस के ऊपर फोस्फीन गैस की खोज की गई है कि वहां पे एलियन हो सकते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो सोच रहा हूं इसके ऊपर लाना। आप बताइएगा लाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि नॉलेज के लिए भी यार काफी इंटरेस्टिंग है, और एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे बनेंगे मेरे हिसाब से, तो इससे रिलेटेड तो ऐसी वीडियोस आपके लिए आएंगे। और जीएस के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग के डाउट क्लियर नहीं हुए आज तक सोलर सिस्टम से, तो एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए लेकर आ गया वे टू सक्सेस के ऊपर ही। तो ऐसे चलता रहेगा, स्टडी को एज अ एंजॉय और
मजे के साथ करेंगे यार, मजा आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था यार। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, नहीं लगा, मजा आया, नहीं आया, समझ में आया फिर नहीं आया, जरूर बताइएगा। और लाइक किए बिना आज मत जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।